तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। इसे डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे इस तरीके से और डिनोट करेंगे इस तरीके से। आपके पास है एफ एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आपको यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखनी होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे लोअर लिमिट a और अपर लिमिट आपके पास b आ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नोटेशन है, सिंबल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और जो dx में आपके पास x दे रखा है ये वो वेरिएबल है जिसके अबाउट आपको इंटीग्रेट करना है और fx से आपका इंटीग्रेंड। अब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास किसी फंक्शन कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx के बराबर है तो ऐसे केस में स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन होगा वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो क्या होता था, कैपिटल fx होता था। लेकिन जब आप a से लेकर b तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको x बराबर a लोअर लिमिट, x बराबर b अपर लिमिट इस तरीके से डिनोट करना होगा। सबसे पहले हम इसमें अपर लिमिट x की जगह डालेंगे तो ये बनेगा एफ बी। फिर इसके बाद लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा एफ ए। तो यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन a से लेकर b तक एफ एक्स का आपको एफ बी माइनस एफ ए के बराबर मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के बराबर है तो ऐसे केस में स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन a से लेकर b जाने पर ये आपको मिलेगा एफ कैपिटल b माइनस एफ कैपिटल a, क्योंकि कैपिटल एफ एक्स कौन है, स्मॉल एफ एक्स का एक एंटी डेरिवेटिव है या ऐसे कहें कि एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर आप इस एंटी डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट भी अगर आप ले लेंगे तब भी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड करने के बाद भी क्या होगा, वो कांस्टेंट यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा x की जगह पहले कैपिटल x की जगह आप b प्लेस करेंगे, फिर इसके बाद x की जगह आप a प्लेस करेंगे, तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, c दोनों जगह से आप देख सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाएगा, ये c से c कट गया और फाइनली आपको मिल गया एफ बी माइनस एफ ए। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे कहा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोट करेंगे, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। अगर कैपिटल एफ एक्स इसका एक एंटी डेरिवेटिव है तो ऐसे केस में ये इंटीग्रेशन आपको मिलेगा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए के बराबर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इस डेफिनेशन के बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली है क्या। लेट एफ एक्स आपके पास कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो ऐसे केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx and between the ordinates, ordinate का मतलब यहाँ पे वर्टिकल लाइन से है, x equal to a and x equal to b and the y axis, the x axis आएगा इसमें एक्चुअली। यहाँ से आप लोग देखें a से लेकर के b तक के इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। a से लेकर b तक fx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया होता है अंडर द कर्व y is equal to fx above x axis and between two vertical line x equal to a and x equal to b। यहाँ पे हम लोग फंक्शन fx को मान रहे हैं नॉन नेगेटिव। fx आपके पास इस इंटरवल के अंदर किस तरह का है, नॉन नेगेटिव है। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यहाँ पे डेफिनेशन पे ही आना होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको इस नोटेशन का मतलब समझाया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर एक फंक्शन आपके पास स्मॉल एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और नॉन नेगेटिव भी है ए से लेकर के बी के अंदर, तो ए से बी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो डिनोट करेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर एंड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इनके बीच में जो टोटल एरिया होगा एक्चुअली यही आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ना उसके बाद देखें, बात करते हैं एस्टिमेटिंग एरिया विथ फाइनाइट सम। अभी जिस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के नीचे x एक्सिस के ऊपर x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक के एरिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब आप एरिया को एस्टिमेट करेंगे तो इसका मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो आप लोग चेक करना कि आप लोग मान लें कि आपके पास एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और x आपके पास 0 से लेकर के 1 है। आप सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास ऐसे बनता है और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ लाना है तो एक स्टेप ऊपर आप इसे लेकर के चले जाएंगे। और आपने अगर ये ग्राफ बनाया एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, आप देख सकते हैं ये ग्राफ आपके पास किसका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x बराबर 0 से लेकर के 1 के अंदर, तो अपन इसको एक तरह से तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकलेगा ये? 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास x क्यूब बाई 3 हो गया, और जब आप इसमें लिमिट प्लेस करेंगे 1 प्लेस करेंगे तो ये 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा और 0 पे 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 2/3। तो ये एग्जैक्ट एरिया है अंडर द कर्व। लेकिन इसको अगर एस्टिमेट करें किसी फाइनाइट सम से तो वो कैसे एस्टिमेट होता है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, 0 से लेकर के 1 तक के डिस्टेंस को क्या करें, कितने भी पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लें। मैंने यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4, यहाँ पे 2/4, 3/4 और यहाँ पे 1। जब x 1/4 है तो करस्पॉन्डिंग y आपके पास निकलेगा 15/16। जब x 2/4 है तो करस्पॉन्डिंग y आपके पास निकलेगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, और ऐसे यहाँ पे 3/4 पे y का वैल्यू आपके पास 7/16 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एरिया को कुछ रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 15/16, तो अगर आप इन दो वर्टिकल हाइट या दो वर्टिकल y कोऑर्डिनेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से लेफ्ट वाला y कोऑर्डिनेट, राइट वाला y कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हैं, लेफ्ट वाला अगर y कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लेते हैं तो देखें क्या होता है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पे एरिया का एस्टिमेशन करेंगे विद फाइनाइट सम। तो किस तरीके से करें, यहाँ पे एक काम करें कि जो वर्टिकल दो y कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप लेफ्ट वाला लेते जाओ। तो जब लेफ्ट वाला लेंगे तो ये लेफ्ट वाला y कोऑर्डिनेट लेने पर ये रेक्टेंगल आपके पास बन जाएगा, राइट। फिर इसके बाद और लेफ्ट वाला देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 15/16, यहाँ पे 3/4, तो लेफ्ट वाला लेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा आपके पास। फिर इस तरह से आप लेफ्ट वाला ही y कोऑर्डिनेट लेकर के रेक्टेंगल की हाइट बना लेना, और जो बेस है आपके पास वो तो ये बनता चला जाएगा। अब आप अगर इस एरिया को एस्टिमेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया सारे रेक्टेंगल्स का जब आप सम करेंगे तो ये आपके पास एक्चुअल एरिया से ज़्यादा आना चाहिए। ये आपका एक्चुअल एरिया हमने निकाल के आपको पहले से बता दिया है। तो जब आप इसे एस्टिमेट करेंगे तो ये हो गया एरिया, जिसे हम LA से रिप्रेजेंट करेंगे। L क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला y कोऑर्डिनेट आप हाइट को ले रहे हैं, तो इसलिए आप इसे LA से रिप्रेजेंट कर लें। तो आपके पास ये एरिया होगा बेस इंटू हाइट। हाइट इसका 1 है, फिर इसके बाद फिर से बेस आपके पास 1/4 है, हाइट इसका 15/16 है। ओके, फिर इसके बाद अगले वाले रेक्टेंगल पे जाएं तो इसका बेस फिर से 1/4 है और करस्पॉन्डिंग हाइट आपके पास है 3/4 के बराबर, और इसी तरह से 1/4 इंटू ये वाली हाइट है 7/16 के बराबर। जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास करीब करीब ये आता है 0.78125 के आसपास। आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअल एरिया से काफ़ी ज़्यादा है, 0.66 है, ये 0.78 है। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपने क्या किया, एक तरह से एक्स्ट्रा काउंटिंग कर ली है। ये एरिया एग्जैक्ट एरिया से थोड़ा ज़्यादा आपने काउंट कर लिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिल रहा है, राइट। अब इसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। ये जो रेक्टेंगल्स हम लोग बना रहे हैं ये लेफ्ट y कोऑर्डिनेट से बना रहे हैं। कर्व के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है लेफ्ट वाला, उससे आप रेक्टेंगल की हाइट फॉर्म कर रहे हैं। ये अगर आप राइट से करें, राइट वाली हाइट लेकर के रेक्टेंगल बनाएं तो देखो कैसे होगा। जैसे इसका y कोऑर्डिनेट तो आपके पास 1 था और इसका 1/4 था, 15/16 था, तो इसके y कोऑर्डिनेट को हाइट ले लें तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड सिमिलरली ऐसे ही इसमें आगे भी देखें तो ये दोनों के y कोऑर्डिनेट में से लेफ्ट वाला y कोऑर्डिनेट को आपको, राइट वाले y कोऑर्डिनेट को आपको हाइट मान के चलना है, ऐसे यहाँ पे भी राइट वाले हाइट को हाइट मान के चलना है। तो ये सारे रेक्टेंगल्स का जब एरिया आप जोड़ेंगे तो इसे हम RA से रिप्रेजेंट करेंगे। हम पूरे रीजन को कुछ रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग चेक करना कि राइट वाली हाइट यहाँ पे राइट वाले y कोऑर्डिनेट को आप रेक्टेंगल की हाइट मान के चल रहे हैं, ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब इस वाले रेक्टेंगल की हाइट आपके पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल्स का एरिया जोड़ेंगे तो 1/4 तो बेस है और हाइट है इसका 15/16, और सेकंड का बेस है 1/4, हाइट है इसका 3/4, फिर इसके बाद 1/4, 7/16 एंड लास्टली 1/4 इसका बेस है और हाइट इसका 0 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब इसे एस्टिमेट करेंगे तो ये करीब करीब 0.53125 के आसपास आ जाता है। तो ये एरिया एक्चुअल एरिया से कम है। आपको यहाँ पे फिगर से भी दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्चुअल एरिया से कितना ज़्यादा कम आ रहा है। ये आपके पास काउंट नहीं हो पाया, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से काउंट करने पर ये काउंट नहीं हो पा रहा।
यानी कि आपके पास यहाँ पे राइट एरिया जो आर से हमने रिप्रेजेंट किया, ये एक्चुअल एरिया से कम आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यही एक्चुअल एरिया है 2/3.66, तो आपका आर जो है वो इस एक्चुअल एरिया से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ओके, आर इज लेस देन एक्चुअल एरिया और एल आपके पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो आपके पास राइट वाली हाइट कम रहेगी हमेशा और लेफ्ट वाली हाइट हमेशा ज्यादा रहेगी। तो जब आप लेफ्ट वाली हाइट से रेक्टेंगल्स बना लोगे ना, तो ज्यादा एरिया का एक्स्ट्रा एरिया के रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे, और राइट वाली हाइट से रेक्टेंगल्स बनाओगे तो लेसर एरिया आपके पास आएगा एक्चुअल एरिया से। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर ये प्रोसीजर हम लोग इस तरह से कंटिन्यू करें कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा लें, तो देखो कि क्या होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सपोज करें कि आपने इसी फिगर के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दिया। अभी आपके पास 4 रेक्टेंगल है। एक काम करो, 4 के 8 कर लो। आप लोग 8 कर लेंगे तो देखो क्या हो जाता है। तो जब आप 8 रेक्टेंगल करेंगे तो यहाँ पे इस बार भी हम आर निकाल लेते हैं। देखते हैं, आर आपके पास ये आ जाएगा, ये रेक्टेंगल्स आपके बन जाएंगे, राइट हाइट से आप बनाएंगे। ओके, तो इस तरीके से रेक्टेंगल्स आपको मिलेंगे, और ये फिर से यहाँ पे 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से हो जाएगा, और ये वाले रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया। ओके, फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ जाएगा, एंड देन ये एरिया बन जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। आप लोग इस पे नोटिस करना कि जब हम पहले वाले तरीके से गए थे तो हम कौन सा एरिया फाइंड आउट किए थे, हम ये वाला एरिया फाइंड आउट किए थे। ओके, फिर इसके बाद ये वाला एरिया था, फिर इसके बाद ये वाला एरिया था, और ये था। आप देख सकते हैं कि जो एरिया हमने निकाला था 4 रेक्टेंगल बना करके, वो एरिया एग्जैक्ट एरिया से काफी दूर था, लेकिन जब हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दिए तो इससे क्या हुआ कि जो एरिया हमारा मिस हो रहा था वो अब थोड़ा कम मिस हो रहा है। देखें अपन कौन सा चीज ज्यादा निकाल पा रहे हैं। ये पहले कंसिडर ही नहीं हो पाया था, ये वाला भी नहीं हुआ था। आप देखें कि ये भी कंसिडर नहीं हो पा रहा था, तो आप लोग चेक करना कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बढ़ा देने से क्या हुआ कि आपका जो एरिया है, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने से जो एस्टिमेशन आपके पास एरिया का आएगा, इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, वो एग्जैक्ट एरिया के काफी ज्यादा नजदीक जाता हुआ हमें फील हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी ये चीज हम कर लें कि यहाँ पे क्या करें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा लें। मान लीजिए कि मैंने 8 कर दिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को, और इस बार हम लेफ्ट हाइट को हाइट मान करके चलें तो आपके पास ये आता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज जरूर ऑब्जर्व करोगे कि जो एरिया ज्यादा काउंट हो रहा था ये वाला, अब वो थोड़ा कम हो रहा है। एक्स्ट्रा एरिया जो काउंट हो जा रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब आप एक्चुअल एरिया के और ज्यादा नजदीक चले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका ये एस्टिमेशन एग्जैक्ट एरिया के काफी वेरी मच क्लोज चला जाएगा। यहाँ पे केवल 4 के 8 करें, 8 के 16 कर दो, 1000 कर दो, लाख कर दो, बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स कर दो, तो आपके पास सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम एग्जैक्ट एरिया के बराबर होगा, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, बाय टेकिंग मोर एंड मोर रेक्टेंगल्स विद ईच रेक्टेंगल थिनर देन बिफोर, जितने ज्यादा आप रेक्टेंगल लेंगे आपके पास रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो थिन होता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, इट अपीयर्स दैट दीज फाइनाइट सम गिव बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द एरिया ऑफ द रीजन आर। तो जो रीजन आपके पास है उसके एरिया का बेटर अप्रोक्सीमेशन आपको मिलेगा। आर ए भी क्या होगा, एक्चुअल एरिया के पास जाएगा, और एल ए भी एक्चुअल एरिया के नजदीक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को अगर n कह दिया और वो n आपका इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो आर ए और एल ए दोनों के दोनों ही आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्चुअल एरिया के बराबर हो जाएंगे। एक्चुअल एरिया के बराबर इस एस्टिमेशन को लाने के लिए आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को वेरी लार्ज करना पड़ेगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट करना होगा। तो जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास एग्जैक्ट एरिया के नजदीक आप चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद डिस्कस करते हैं राइमान सम ओवर द इंटरवल a, b। तो a से लेकर b तक मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, और x बराबर a लाइन ये है, x बराबर b लाइन आपकी ये है। एक काम करें, इस लेंथ को a से लेकर के b तक की डिस्टेंस को b माइनस a डिस्टेंस को इक्वली n पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हर पार्ट का विड्थ हो जाएगा h। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया a प्लस h, ये आपके पास हो जाएगा a प्लस 2h, यहाँ पे x की वैल्यू a प्लस, यहाँ पे a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, लास्ट में आपके पास बनेगा a प्लस nh। हर एक विड्थ आपके पास कंसेक्यूटिव 2 वर्टिकल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आपके पास h है, तो हर एक का लेंथ हो जाएगा, हर एक का विड्थ हो जाएगा b माइनस a अपॉन n। ओके, तो ये h से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करें, इस एरिया को, इस पूरे रीजन को कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम
दोनों वर्टिकल हाइट में से हमेशा लेफ्ट वाली हाइट लेकर के रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसे हम LA से रिप्रेजेंट कर देंगे इन सारे एरिया के सम को। तो LA आपके पास क्या आएगा? LA आएगा, आप देख सकते हैं LA होगा H मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी होगी इसकी, यहाँ पे XA है तो यहाँ पे Y कितना हो जाएगा FA। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे X FA Y FA हो गया, यहाँ पे Y FA प्लस H हो गया, Y यहाँ पे FA प्लस 2H हो जाएगा। फिर हर बार रेक्टेंगल की एक जैसी है तो आप लोग देख लें कि ये तो आपके पास हो गया क्या, ये हो गया लास्ट में क्या आएगा, देखिए ये हो गया आपके पास लास्ट में, लास्ट वाले में आपके पास A प्लस NH है, A प्लस NH आपका B बन जाता है और इससे पहले वाला Y कोऑर्डिनेट निकालना है तो FA प्लस N-1H। तो ये आपको सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम मिल गया है। ओके, और सारे रेक्टेंगल्स के एरिया के सम को हम LA से रिप्रेजेंट करेंगे और यही राइमान सम भी है। ठीक है, अब इसी एरिया को एस्टिमेट करने के लिए अगर हम लेफ्ट हाइट्स की जगह राइट वाले Y कोऑर्डिनेट को हाइट मान करके चलें तो आपके पास ये रेक्टेंगल्स बनते चले जाएंगे। तो इस बार ये रेक्टेंगल्स हो जाएंगे और इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया के सम को हम RA से रिप्रेजेंट करेंगे। H इसका हर एक रेक्टेंगल का विड्थ है। अब जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू A प्लस एच है, यहाँ पे भी x की वैल्यू A प्लस एच है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया F A प्लस एच, फिर इसके बाद दूसरे का y कोऑर्डिनेट हो गया F A प्लस 2H, फिर इसके बाद F A प्लस NH लास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आप राइट वाली हाइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे A प्लस N-1H है, उसके बाद A प्लस NH है तो राइट वाली हाइट आपके पास है F A प्लस NH। तो ये आप लिख सकते हैं। तो नोटिस करेंगे कि ये दोनों के दोनों ही राइमान सम कहलाते हैं, इन दोनों को हम राइमान सम कहते हैं। RN आपके पास क्या हो गया, H समेशन FA प्लस RH, R जाएगा आपका 1 से लेकर के N तक। तो जब आप R को 1 से N तक ले जाएंगे ना तो आपके पास ये RN बनेगा और LN आपके पास क्या है, LN में आपके पास यहाँ पे समेशन फॉर्म में अगर लिखें तो ये बनेगा समेशन F A प्लस RH, जहाँ पे R स्टार्ट होगा 0 से लेकर के N-1 तक चला जाएगा। तो जब 0 से N-1 तक ले जाएंगे तो ये LN होगा और अगर 1 से N तक ले जाएंगे तो ये आपके पास होगा RN। तो इस तरीके से जो दो सम आपके पास आ रहे हैं जो कि इस एरिया का एस्टिमेशन है विथ n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो इसे RN और LN कहेंगे। ओके, तो आप लोग देखें इसे RN और LN कह सकते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता है कि हमने अभी बात करी थी कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाते चले जाएं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले जाएं, तो आपके पास ये जो एरिया है, जो एस्टिमेटेड एरिया है, वो एग्जैक्ट एरिया की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग चेक करना कि अगर फंक्शन आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब भी आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर इस रीजन को, कई सारे रेक्टेंगल्स के अंदर अगर इस पूरे रीजन को आप डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में आपके पास RA बड़ा होगा कि LA बड़ा होगा। आप लोग चेक करना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर A से लेकर B तक आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट वाली हाइट कम होगी तो RA छोटे आते जाएंगे रेक्टेंगल्स। राइट, RA क्या होंगे, RA आपके पास क्या होगा, लेस देन एक्चुअल एरिया होगा। इसके अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आपके पास डिक्रीज कर रहा है तो राइट वाली हाइट कम होगी और राइट वाली हाइट को ही आप रेक्टेंगल की हाइट लेकर के रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ेंगे तो आपके पास जो RA आएगा, सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम, RA की जगह RN लिखते हैं, ये आपके पास क्या होगा, एक्चुअल एरिया से कम होगा। और इसी तरह से अगर आप लेफ्ट वाली हाइट ले लें डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर तो क्या होगा, अगर आप लेफ्ट वाली हाइट को ही हाइट ऑफ रेक्टेंगल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा एरिया काउंट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे LN क्या होगा, एक्चुअल एरिया से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो whenever the function is decreasing then एक्चुअल एरिया से RN कम होगा क्योंकि राइट में y कोऑर्डिनेट कम होता है। ओके, और LN ज़्यादा होगा एक्चुअल एरिया से क्योंकि लेफ्ट के अंदर y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ओके, अब ऐसे ही अगर आपका फंक्शन इंक्रीज करे तो क्या होगा, अगर फंक्शन आपके पास इंक्रीज करता है तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे इसे इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग लिख लेना, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर व्हेनेवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो ऐसे केस में वो फंक्शन का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा A से लेकर B के अंदर। और ऐसी सिचुएशन में राइट वाली y कोऑर्डिनेट ज़्यादा बड़ी होगी यानी कि RN बड़ा होगा एक्चुअल एरिया से। राइट, तो RN आपके पास एक्चुअल एरिया से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब लेफ्ट वाली हाइट से रेक्टेंगल बनाओगे तो कुछ एरिया आप मिस कर रहे होंगे।
ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ln होगा वो लेस देन एक्चुअल एरिया हो जाएगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो whenever a function is increasing, तो ऐसे केस में राइट y कोऑर्डिनेट ज़्यादा बड़ा होता है लेफ्ट y कोऑर्डिनेट से। तो जब राइट हाइट लेकर के आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो एरिया एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा, इसका मतलब Rn आपके पास क्या होगा, एक्चुअल एरिया से ज़्यादा हो जाएगा, और Ln क्या होगा, एक्चुअल एरिया से कम होगा। तो ये तब है जब फंक्शन इंक्रीज करता है, जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो राइट वाला एरिया ज़्यादा होगा, Ln कम होगा। बट अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो राइट एन Rn एन रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने से जो राइट एरिया बनेंगे रेक्टेंगल्स के, उनका सम एक्चुअल एरिया से कम हो जाएगा और Ln ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, इसका मतलब फंक्शन आपका मोनोटोनिक नहीं है। अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो आप ऐसे केस में ये नहीं बोल पाएंगे कि एक्चुअल एरिया से Rn बड़ा होगा या Ln बड़ा होगा, हम कोई भी जनरल रिजल्ट यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब अपन इसके बाद देखें, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ लिमिट ऑफ ए सम। अभी हमने क्या चीज़ देखी कि आपके पास अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम बढ़ा लें, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर लें यहाँ पे, तो ऐसे केस में आपके पास एरिया जो होगा एक्चुअल एरिया की तरफ चला जाएगा, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को आप क्या कर लें, वेरी लार्ज कर लें। तो बच्चों जब भी आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को यूज कर लिया, तो ऐसे केस में वेरी लार्ज अगर कर लिया, तो ऐसे केस में आपका इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया के बराबर हो जाएगा। और एक्चुअल एरिया का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर आ जाएगा। तो समेशन आप अगर करें, ये आपका हो गया 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये ln हो गया, तो ये हो गया आपके पास ln का लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे r आपको 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपका हो गया Rn का लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो ये अगर आप इन दोनों के अंदर n को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं, तो दोनों ही केसेस में आप एक्चुअल एरिया के बराबर लिमिट पाएंगे। और एक्चुअल एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर है, इसका मतलब इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक काम करते हैं, इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लें कि आप a को तो ले लें 0 और b को ले लें क्या, 1। जब आप a को 0 करेंगे, b को 1 करेंगे, तो b माइनस a आपका nh है, यानी कि 1 माइनस 0 आपके पास क्या हो गया, nh हो गया। तो nh को लिखा जा सकता है 1। ऐसी सिचुएशन के अंदर a को हमने लिखा 0, b को लिख दिया 1, fx dx का इंटीग्रेशन, ये आपको मिल गया समेशन ऑफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1 अपॉन n, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन n समेशन ऑफ f a प्लस आर एच। a को लिखना है हमें 0, आर h को लिखना है 1 बाई n, तो ये बन गया r बाई n, और r जाएगा 0 से लेकर के n माइनस 1 तक। और ऐसे ही इसमें भी आप करें, a को रख दें 0, h को रख दें 1 बाई n, तो आपको ये मिल गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन ऑफ f r बाई n, r गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर के अप टू n। तो ये जो सम आपके पास है, इस सम का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालते हैं तो आता है 0 से लेकर 1 तक का इंटीग्रेशन fx dx। यहाँ पे हमने दो बातें सीखी कि जब एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ ए सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, बट ये जरूर होता है। आपको एक सीरीज के सम को अगर आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ से अपन क्या देख लिए, हम ये देख लिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ r बाई n, यहाँ पे इसको लिखेंगे f ऑफ r बाई n। यहाँ पे हमें लिखना है f ऑफ r बाई n, ओके, f ऑफ r बाई n, ये लिख लेंगे अपन। तो आप लोग देखें पीछे जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है वो यही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन n समेशन ऑफ f r बाई n, जहाँ पे चाहे तो r को 0 से n माइनस 1 तक ले जाएं या फिर 1 से लेकर n तक ले जाएं, तो इन दोनों की ही लिमिट आपके पास 0 से 1 fx dx इंटीग्रेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ r बाई n, ओके, समेशन ऑफ f r बाई n फंक्शन ऑफ r बाई n, r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 0 से लेकर के n माइनस 1 तक ले जाएं, या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन ऑफ f r बाई n
r को ले जाएं 1 से लेकर के n तक, इन दोनों की ही लिमिट आपके पास किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 0 से लेकर के 1 तक fx dx के। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक सीरीज का सम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर आपके पास इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इस तरह से सीरीज का सम निकालना है अगर आपको, तो आप उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से सीरीज का सम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आई होप कि इसमें आपको क्लियर हुआ है बेटा। तो इस तरह से हमें करना है। यहाँ पे क्या चीज किससे रिप्लेस हो रही है ये याद रखना भी जरूरी है। आप देख सकते हैं कि कौन किससे रिप्लेस हुआ है वो आपको यहाँ पे नोटिस करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन किससे रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे एक चीज देखना कि ये दोनों, ये समेशन और ये लिमिट, ये दोनों ही मिलकर के किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन के साइन को रिप्लेस कर रहे हैं। और जो एफ आर बाई एन है, आर बाई एन किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स से रिप्लेस हो रहा है। और जो 1 बाई एन आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 बाई एन रिप्लेस हो रहा है किससे, dx से। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन किससे रिप्लेस हो रहा है, ताकि जब भी आप सीरीज के सम को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो आपको पता रहे कि आपको क्या लिखना है किसकी जगह पे। ध्यान रहे आर बाई एन को आपने क्या रखा है, एक्स रखा है। आर बाई एन में एन को आपको इन्फिनिटी की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो जब आर आपका 0 होगा तो 0 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो यानी कि 0 लोअर लिमिट आपके पास इंटीग्रेशन की आएगी। और जब आर बाई एन में आर की हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन n की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो ये अपर लिमिट आपके पास 1 हो गई। और चाहे तो r बाई एन में n भी रखें r को, तब भी आपके पास r बाई एन क्या बन गया, n बाई एन। तो आपके पास लिमिट 1 के इक्वल आ गई है। तो इस तरीके से कुछ आप रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इस तरह से इसके बाद देखें कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है इसका वैल्यू फंक्शन पे डिपेंड करता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू लिमिट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में ए से बी, या फिर आप एफ टी का इंटीग्रेशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में ए से बी, या फिर आप एफ एन का इंटीग्रेशन करते हैं एन के रेस्पेक्ट में ए से बी, तो दोनों बार तीनों बार सेम आएगा। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल होता है वो डमी होता है। तो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, फंक्शन चेंज नहीं है, फंक्शन वही है, बस वेरिएबल जिससे आपने उसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट किया है वो बस आप चेंज कर रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड उसके बाद चलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप a से b इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहते हैं b से a एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के बराबर, तो माइनस साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने रिवर्स कर दिया तो ये a से b तो कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए इंटीग्रेशन आएगा, और ये भी आपका कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी बनेगा। तो नेगेटिव का फर्क आपको मिलेगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है कि ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलने पर आपको एक नेगेटिव साइन बाहर लाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे आपके पास क्या है, जीरो विड्थ इंटीग्रेशन। अगर आप a से लेकर a तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। आप सोचिए कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन अगर है तो कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ ए हो जाएगा जीरो। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखें कांस्टेंट मल्टीपल। अगर किसी फंक्शन को आपने k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाहर में इस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड नाउ इसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल। एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिविटी जिसे हम कह सकते हैं, ये खास प्रॉपर्टी है, कई बार हम यूज करते हैं। ए से लेकर बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है बराबर होता है, ए से लेकर के बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन बराबर होगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी ए से लेकर बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया प्लस बी से लेकर फंक्शन का इंटीग्रेशन सी तक किया। तो कंबाइनली इसको लिखा जा सकता है ए से लेकर सी तक। इसको थोड़ा आप ग्राफ से अगर समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आप बी से लेकर के सी तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। और इसे कंबाइनली अगर लिखें, एक साथ लिखें, तो आप लिख सकते हैं ए से सी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया है, राइट बेटा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हमने यहाँ पे समझना है, अगर आप a से लेकर के x तक, a कोई कांस्टेंट है, a से लेकर x तक एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एफ एक्स आ जाता है। याद रखना कि f एक
फंक्शन हम ले रहे हैं, अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन a से x, इसको डिफरेंशिएट करने से आपको मिलेगा fx। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन सबसे पहले स्पेशल केसेस पे आते हैं। एक बार एक काम करते हैं, यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ। सपोज करें कि आपको ux से लेकर के a से लेकर के px तक के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करना है कि अगर x के रिस्पेक्ट में a से x तक के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है fx। यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे तो vx है, तो एक काम करते हैं कि आप इसे vx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, a से लेकर के vx, एफ टी डी टी लिखते हैं यहाँ पे ना, एफ टी डी टी, एफ टी डी टी इंटीग्रेशन का a से लेकर के vx इंटीग्रेशन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। हम इसमें चेन रूल लगा रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि आप पहले इसको vx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, फिर आएगा vx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। चेन रूल में हम यही करते हैं कि अगर x के रेस्पेक्ट में किया हुआ है और आप vx के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो vx का वापस से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अब नाउ इसको देख सकते हैं कि इसमें ये प्रिंसिपल काम में ले सकते हैं, थ्योरम काम में ले सकते हैं कि अगर x के रेस्पेक्ट में a से x इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो fx आता है, यहाँ क्या आएगा एफ वी एक्स आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एफ वी एक्स और वो आपके पास क्या है वी डैश एक्स। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ए से लेकर के वी एक्स तक एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ये आएगा एफ वी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी डैश एक्स के बराबर। तो इस तरीके से किया जा सकता है। एंड नाउ उसके बाद इस वाले रिजल्ट पे आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स से लेकर के वी एक्स। अगर दोनों ही तरफ आपके पास वेरिएबल लिमिट है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। एक काम करते हैं कि अपन इसको लिख लेते हैं यू एक्स से लेकर के सम ए कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट मान लो एफ टी डी टी, ठीक है। फिर लिखें ए से लेकर के वी एक्स एफ टी डी टी इंटीग्रेशन। कैसे किया ये, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से। फिर इसके बाद इसको ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है ए से लेकर के वी एक्स एफ टी डी टी, इसको मैंने पहले लिख लिया है। फिर इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूं तो अगर मैंने ऑर्डर बदल दिया इंटीग्रेशन का तो मुझे साइन बदलना होगा और ये बनेगा ए से लेकर के यू एक्स एफ टी डी टी इंटीग्रेशन। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्या आएगा। यहाँ से अपन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रूल यूज कर लें जो ऊपर पढ़ा हमने, ए से वी एक्स, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस फिर इसका भी करेंगे, चलो यहाँ नीचे जगह है यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ वी एक्स, फिर वी एक्स का डेरिवेटिव वी डैश एक्स, माइनस अब इसका करेंगे तो जीरो से लेकर के ए से लेकर के यू एक्स तक इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय यू डैश एक्स। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आपका इस तरीके से डिराइव हो गया। ओके, यू एक्स से लेकर के वी एक्स तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और डेरिवेटिव करना है इसका, तो आप पहले तो अपर लिमिट इस एफ टी में टी की जगह रखेंगे एफ वी एक्स, उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वी डैश एक्स, माइनस करेंगे कि लोअर लिमिट टी में यू एक्स रख देंगे टी की जगह, और फिर सी लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी करेंगे। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व आपके पास इस तरीके से इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स क्यूब तक का इंटीग्रेशन। किसी भी कर्व की टेंजेंट चाहिए तो उसके कर्व का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे निकालना होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। तो पहले तो एक्स को 1 लेना है, तो उस समय वाई क्या होगा 1 स्क्वायर से 1 क्यूब तक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट, ये 0 हो जाएगा। जीरो विड्थ इंटीग्रेशन 0 होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए वो पॉइंट है 1,0। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इस पूरे फंक्शन में इंटीग्रेंड में टी की जगह अपर लिमिट आप एक्स क्यूब रख देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, फिर उसी अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस करें लोअर लिमिट आप टी की जगह रख दें, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसी अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स 1,0 पे आपको निकालना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x को 1 डाल दें तो 3/√2, 2/√2,
1/√2। तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 1,0 पे आ गया। टेंजेंट अब हम निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m 1/√2 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गए इंटू x माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा बहुत ईजी है, टफ नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। जितना अच्छे से आप चैप्टर को डीपली समझोगे उतना ही आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे तो आपको उसमें हो सकता है कि एग्जाम कंडीशन के अंदर आपको उतना कॉन्फिडेंस ना मिले। तो बेटर होगा कि आप पूरी तरह से चैप्टर को पढ़ें। तो सभी लोगों को देखना है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 पार्ट 2, राइट। अब पार्ट 2 पे हम लोग आ गए हैं। एक कोई फंक्शन f है जो क्लोज्ड इंटरवल a b के अंदर कंटिन्यूस है, और कैपिटल एफ एक्स जो इसका एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ एक्स का, वो भी क्या है, डेरिवेबल फंक्शन है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। तो ऐसे केस में ए से लेकर बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैपिटल एफ एक्स ए से बी लिख सकते हैं, और इसको अल्टीमेटली लिखेंगे एक्स की जगह अपर लिमिट एफ बी हो जाएगा ये, और लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये एफ ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअल में हम पहले भी यूज कर रहे थे। इस थ्योरम को हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 कहा है। अगर स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है बेटा, x³/3 इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है। 3 पुट करेंगे तो 27/3, -2 पुट करेंगे तो 8/3, तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 19/3। नाउ उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो sec² x का तो हो गया 10x, x³ का हो गया x4/4, और 2 का हो जाता है 2x, 0 से π/4। π/4 प्लेस करेंगे 10 π/4 1 हो जाता है, और ये हो गया π4/4 2 की पावर 8 होता है, और 2 की पावर 8 और 4 मिलकर के 1024, और 2 π/4 हो गया π/2। 0 पे पूरा एक्सप्रेशन आपके पास 0 हो जाता है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम इनडेफिनेट में करते हैं वैसे ही डेफिनेट में भी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर √x पड़ा है, तो आप इसको मान लें 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t मान लें, तो -3/2 एक्स की पावर हाफ dx dt हो जाएगा। तो ये आपको √x dx कितना मिल गया, ये मिल गया -2/3 dt। इसकी जगह हमने ये लिख दिया है, और नीचे आपके पास है t की पावर 2। जब आप x को रखेंगे 4, तो ये 30 माइनस 4 की पावर 3/2 हो गया 30 माइनस 8, तो t का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 22 आ जाएगा उस समय पे, ठीक है। और जब t को x को 9 रखेंगे तो 30 माइनस 9 की पावर 3/2, तो 30 माइनस 27 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। -2/3 में बाहर निकाल लेता हूँ, और ये है 22 से लेकर के 3, 1/t² का इंटीग्रेशन। 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t, तो ये बनेगा आपके पास प्लस में 1/t, क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। 1/3 माइनस 1/22 को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। ना उसके बाद देखें अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है, x² + 1, x² + 2, और ऊपर x है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2x लिख करके हाफ लिख देते हैं, x² को t मान लेते हैं, तो 2x dx dt हो जाएगा। ये हम पुट कर लेते हैं। यहाँ तो बन गया आपके पास dt, और ये आएगा t + 1 और t + 2। जब आप x को 1 रखेंगे तो उस समय t होगा 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1। जब आप x को 2 रखेंगे तो t आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। क्योंकि यहाँ पे dt आप लिख चुके हैं तो आपको लिमिट t की ही लिखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ dx है तो लिमिट x की है ये। तो अब अपन इसको फर्दर सॉल्व कैसे करें, पार्शियल फ्रैक्शन से। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्ट तरीका मैंने इनडेफिनेट के लेक्चर में भी बता रखा है, यहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। देखिए 1 से लेकर के 4, आप दोनों लीनियर फैक्टर को यहाँ लिख दो। ओके, इसका t + 1 का 0 कौन है, -1। तो एक काम करते हैं, इसमें -1 प्लेस करो, बस t + 1 में -1 मत रखना, पूरे में रखना बाकी में। तो 1/-1 + 2 कितना हो गया, 1/1, 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर t को आपको -2 रखना है, इसका 0 यहाँ पे रखना है, इसके अलावा जो दिख रहा है उसमें। जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/-2 + 1, यानी कि -1। तो ये आपको मिल गया -1, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब हम इसको 1 मिनट 1/t + 2, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा ln t + 1 माइनस ln t + 2। तो इसको लिखा जा सकता है हाफ ln t + 1
अपॉन टी प्लस 2, ये लिख देते हैं। और टी आप ले जाएंगे 1 से लेकर के 4 तक, तो जब आप 4 प्लेस करेंगे इसमें तो क्या बन गए ln 5 अपॉन 6, और 1 रखेंगे तो ln 2 अपॉन 3, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स x, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो इसको हम पुट करेंगे tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आपका dt हो जाएगा, तो ये तो बन गया dt, और ये t tan इनवर्स x t है। लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 रखेंगे तो t बनेगा tan इनवर्स 0, जब x को 1 रखेंगे t बनेगा tan इनवर्स 1 π/4, और ये इंटीग्रेशन हो गया आपका t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के π/4 तक, है ना, 0 से लेकर के π/4 तक जाना है, तो आंसर आ गया 1/2 तो बाहर, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 0, ये बन गया पाई स्क्वायर अपॉन 32। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इंटीग्रेशन के अंदर जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर रहे होंगे तो कैसे कर रहे होंगे। फर्स्टली आप देख सकते हैं कि इसमें आपको फंक्शंस को अज्यूम करना है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये लिख देंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ लिमिट आपको लिखनी पड़ेगी, माइनस फर्स्ट का एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ लिमिट है 0 से π/2। ऐसे आपको इसे करना है, π/2 प्लेस करने से 0 हो जाएगा और 0 पे भी ये 0 ही हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पास केवल बचेगा 0, ये तो 0 हो गया, 0 से π/2 cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x 0 से लेकर के π/2, sin π/2 1, sin 0 0, आंसर 1 आ जाएगा। अब इसके अलावा एक शॉर्ट तरीका है जो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले वन शॉट में भी मैंने आपको समझाया था, वो तरीका इस तरीके से है, 0 से लेकर के π/2 x sin x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप लिखिए फर्स्ट एज इट इज बिना कुछ करें, और सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें माइनस का कॉस एक्स, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करें 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, और अब आप इसमें लिमिट प्लेस करेंगे। जब π/2 प्लेस करेंगे तो cos π/2 0, sin π/2 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और 0 पे पूरा ही 0 हो रहा है, तो आंसर आपका आ गया। नाउ सिमिलरली एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का भी आपको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लें और सेकंड को इसको लेना पड़ेगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करें, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा 2, और ये एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट 1 से लेकर के 2, पूरे में 2 प्लेस करें, 4e² प्लस 4e², यहाँ पे x को 2 रख रहे हैं तो 4e², ये भी 4e² ही बन रहा है, प्लस 2e², और 1 पे आप देखेंगे 1 पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 रखेंगे तो ये हो गया e माइनस 2e प्लस 2e, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर अल्टीमेटली आपके पास बन गया 2e² माइनस e, तो फटाक से एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ln x है, तो यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, आपको ये जो मेथड मैंने बताया है वो तब लगाएं जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए, ताकि आपको आगे ना करना पड़े, जैसे कि 2 का डेरिवेटिव 1, 2x एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 हो गया, आगे 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और उसके बाद 0 का डेरिवेटिव 0 होता जाएगा, तो आगे आपको लिखना नहीं पड़ रहा। ln x मल्टीप्लाइड बाय 1 मान लें इसको, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट लिखा, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर के 1, माइनस फर्स्ट का करना है डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x, ये देख सकते हैं 1 पे 0, log 1 0 होता है, और 0 पे 0 इंटू ln 0, ये पूरा 0 हो गया, तो आपको केवल ये बनेगा x 0 से लेकर के 1, तो आपको मिला आंसर माइनस का 1। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ln x का इंटीग्रेशन आपके पास है -1 के बराबर। अब बच्चों आप लोग देखना कि अगला एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। आपके पास 2x माइनस 3 जो है ना, 3/2 के राइट में नंबर पे पॉजिटिव है, लेफ्ट के नंबर पे नेगेटिव है, तो आप इसे ब्रेक कर लें, 0 से 3/2 तक चले जाएं। ओके, 0 से 3/2 तक ये नेगेटिव है, तो इसका मॉड होगा -2x माइनस 3, फिर इसके बाद 3/2 से लेकर के
5 तक चले जाएं तो 2x माइनस 3 का मॉड आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लें, और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको पूरा आप लोग करना। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ वी शेप बनता है ओरिजिन के ऊपर, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 का ग्राफ वी शेप ही बनेगा 2/3 पे, x बराबर 2/3 पे। ओके आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी पॉजिटिव फंक्शन का नॉन नेगेटिव फंक्शन का लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व अबव एक्सिस होता है बिटवीन वर्टिकल लाइंस। x 0 से 5 तक जाना है, 0 पे आपका मॉड 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके तो यहाँ 3 ले लेते हैं, और 0 से लेकर के 5 तक का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 5 पे कितना आ जाएगा, 5 इसमें रख के देखें तो 5 पे आपको मिलेगा 10 माइनस 3 7, तो 5,7। अगर आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से 5 तक करना है तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एरिया आपके पास क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है 3/2, सॉरी ये 3/2 है, तो 3/2 कर लें। ओके तो आपका इसमें बेस है 3/2, हाफ बेस इंटू हाइट है 3, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको मिल गया। और इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी आप निकाल लें, उसका बेस है 5 माइनस 3/2, तो 5 माइनस 3/2 हो गया 10 माइनस 3/2, 7/2, तो बेस तो 7/2 और हाइट आपके पास 7 है, तो अल्टीमेटली आपका है 9/4 प्लस 49/4, दैट इज 58/4, 29/2। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो तब भी आपका आंसर आपका 29/2 आएगा। तो कभी कभी इस तरह से भी करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन। आप सभी जानते हैं कि जो बॉक्स ऑफ एक्स होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है। ओके बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहां लास्ट में मैं मान लेता हूं कि 2023 और 2024। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 1 में तो बॉक्स हो जाता है 0, तो ये ग्राफ बनता है, और 1 से 2 में जाएंगे तो 1 बनेगा। ओके और 2 से 3 में जाएंगे तो 2 बनेगा, और इसी तरह से आप चले जाएं 3 से 4 में तो 3 बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ना पड़ेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 1/2 का रेक्टेंगल है, ये आपका 3/1 का रेक्टेंगल है। यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1, ओके ये वाले का 1 × 2 2 हो गया, 3 × 4 3 हो गया, 3 × 1 सॉरी। तो अब अगर इसमें देखें तो पहले रेक्टेंगल का एरिया 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, फिर 3, लास्ट में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 2023 से 2024 तक जाओगे तो 2023 बनेगा, यानी कि उसका एरिया 2023 × 1 होगा। और अब अपन इसको जोड़ सकते हैं, 1 से लेकर के 2023 तक के नंबर का सम होता है n + 1 2023 2024/2, तो ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं एरिया फाइंड करके, और एक अगर आप इसको एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो 0 से 1 बॉक्स एक्स dx, 1 से 2 बॉक्स एक्स dx, फिर इसके बाद 2 से 3 बॉक्स एक्स dx, ऐसे करके आप ब्रेक कर लें 2023 से लेकर के 2024 तक बॉक्स एक्स dx, ये हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा। यहाँ 2 से 3 तक बॉक्स एक्स की वैल्यू 2 होती है, 2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इससे भी आप जाकर के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और सिमिलरली लास्ट वाले ब्लॉक में 2023 से लेकर 2024 तक जाएंगे तो ये 2023 का इंटीग्रेशन करना है, तो वो भी 1 × हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसको हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद करेंगे, तो वो क्वेश्चन अब अपन ले लेते हैं, ध्यान दे लें। हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है, a से b तक अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रेंड में fx में x की जगह लिख सकते हैं सम ऑफ लिमिट माइनस x। इससे आपके पास इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब इसी में एक स्पेशल केस है कि जब आपका a 0 आ जाए तो c अगर b c बन जाए, तो आप देखें 0 से c तक करना है तो इस फंक्शन में x की जगह सम ऑफ लिमिट माइनस x लिखना है, यानी कि c माइनस x लिखना है। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप इंटीग्रेंड में आप सम ऑफ लिमिट माइनस x की जगह लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग ऑब्जर्व
करें। तो अब हम लोग अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। आपको मैं बता दूं, इन स्पेशल प्रॉपर्टीज पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपके सामने जो प्रॉपर्टी है ये है अपर लिमिट को हाफ करने वाली, 0 से लेकर 2a। जब आप 0 से लेकर के 2a इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 0 से a इंटीग्रेशन, यानी कि लिमिट आप आधी कर लो, हमेशा कर लो। बस आपको इंटीग्रेंट क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स लिखना है, बस इतना सा करना है। यानी कि आपके पास 2a का आधा a हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस फंक्शन की जगह ये फंक्शन प्लस f अपर लिमिट माइनस एक्स आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आप हमेशा ही कर पाएंगे। अब इस पे भी स्पेशल केस है कि अगर f2a माइनस एक्स आपको fx के बराबर मिल जाता है तो यहाँ पे दोनों ही fx हो गए तो 2 आ जाएगा आगे, तो 2 टाइम्स। लेकिन अगर आपका f2a माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस fx आ जाए, f2a माइनस एक्स आपके पास क्या आ जाए, सॉरी f2a माइनस एक्स आपके पास आ जाए माइनस fx के बराबर, तो ये माइनस fx आ गया, क्या बन गया भाई, ये 0 बन गया आपके पास, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को समझा जा सकता है ना। उसके ऊपर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पहले लेकर के स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 से 2 पाई लिमिट है। अगर आप अपर लिमिट को आधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, क्या आ रहा है, तो यानी कि अपर लिमिट को आधा करके 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इसके बाद फिर से हम ये कर सकते हैं क्या, अपर लिमिट को आधा और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर से साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स ही होता है। यानी कि फिर से यही प्रॉपर्टी एक और बारी हमने लगा दी है, तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 रह गई। तो 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, फिर से यही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स करने पर साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसमें जनरल प्रॉपर्टी लगाऊंगा सेकंड नंबर की, पर स्पेशल केस नहीं लगा रहा। मैं क्या करूंगा कि अपर लिमिट को मैं आधा कर दे रहा हूं, तो ये 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। और 0 से पाई बाई 4 तक 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे लोग 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। तो 0 से पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0, आंसर पाई आ जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं अपन इसके बाद। अब आप लोग देखना कि इस इंटीग्रेशन में वापस से आप नोटिस करेंगे तो 0 से पाई तक करना है, और अब अपन अभी भी लिमिट को आधा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x को पाई माइनस एक्स से अगर रिप्लेस किया जाए तो आपके पास, अगर पूरे एक्सप्रेशन में x को पाई माइनस एक्स कर दें तो ये एक्चुअल में सेम साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ वी सी दैट 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक मैं इस 1 को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप एक काम करें, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, साइन कॉस की 2 पावर नीचे है, तो चाहे तो आप इसे नीचे वाले को tan में बदलो या फिर कॉट में बदलो, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। क्या कर दूं मैं एक काम करता हूं, इसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं, तो ऊपर बनेगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे 3 tan x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम लोग यहाँ पे इसमें tan x को t पुट कर देंगे। अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, dt हो जाएगा, ये हम देखेंगे। तो इससे आपके पास बना 2 टाइम्स 0 से लेकर के, अभी लिमिट देखेंगे तो आपको यहाँ तो मिल गया dt, और ये हो गया 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर को लिख दूं क्या, √3t का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट चेक करेंगे तो tan 0 से tan पाई बाई 2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, लेकिन t का कॉफिशिएंट √3 है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ √3t। ओके, तो ये आ जाएगा, और इसमें लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो आपको मिला 2/√3, और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, और tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर है π/√3 के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं आगे। आगे आपके पास एक काफ़ी खास प्रॉपर्टी है, इसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे जो भी हम रेफरेंस करेंगे
को यूज करना है तो हम नाम लेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 काम में ले रहे हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि -a से लेकर के a तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो ये बनेगा 0 से a तक fx का इंटीग्रेशन प्लस f माइनस x का इंटीग्रेशन dx। ओके, ये हमेशा आप यूज कर सकते हैं। fx का इंटीग्रेशन अगर आप -a से a तक करते हैं तो आपके पास 0 से a तक fx प्लस f माइनस x का इंटीग्रेशन के बराबर ये हो जाएगा, राइट। अब इस पे आपको देखना है कि स्पेशल केस में अगर f माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो ये दोनों ही fx हो गए, ट्वाइस fx, 0 से a ट्वाइस fx dx ये आ गया। और अगर आपका f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है फंक्शन इवन है और इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, ऑड है। यहाँ पे आपके पास इवन फंक्शन हो गया और ये f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन ऑड हो गया। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को देखें। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आप लोग चेक करना कि आपका फंक्शन है -½ से हाफ तक इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो cos ऑफ माइनस एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। cos ऑफ माइनस एक्स को तो आप cos x लिख देना और इसको रिवर्स करेंगे तो -1 पावर जो इस पे आएगी वो आगे लगा सकते हैं और ये बनेगा एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -½ से हाफ तक क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया तो, है ना। तो -½ से हाफ तक, ठीक है। तो -½ से हाफ तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है। आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा सारा फंक्शन दे दिया है ना, 2x की पावर 7 -10 x की पावर 5 -7x क्यूब प्लस x। मैंने क्या किया है कि जो भी ऑड पावर थी उनको मैंने एक साथ लिखा और उसके नीचे x² प्लस 2 को लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ऑड फंक्शन है। एंड सिमिलरली -√2 से √2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। 3x6 -12 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 dx। ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 से √2 3x6 -12 x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 dx आ गया। और अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। अब इसको आगे प्रोसीड करना है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है इसका। 3x6 -12x² प्लस 1 3x6 -12x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के √2 तक। आप लोग सभी देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन हमें फर्दर सॉल्व करना है और यहीं से आपका आंसर मिलेगा। इस इंटीग्रल में ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से √2 x² प्लस 2 ऊपर ले आते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 4 तो 3x6 बन गया, बैलेंस हो गया ऊपर। 6x की पावर 4 तो आपको -6x की पावर 4 और लेकर के आना होगा। तो आपके पास x की पावर 4 तक बैलेंस हमने कर लिया। और क्या आ रहा है, माइनस का 12x² आ रहा है, यहाँ पे 3x4 -6x4 प्लस 6 और -6 तो 0 हो गया, x4 बैलेंस हो गया, माइनस का 12x² भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें +1 आपको और लेके आना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स 0 से लेकर के √2 तक ये बन गया 3x4 -6x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये आपके पास आ गया। तो बच्चों आप लोग देखना कि ये अब एक ऐसी फॉर्म में है जिसका इंटीग्रेशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या बन गया, 6x4 x4 का इंटीग्रेशन x5/5, ओके। और ये -12 एक काम करते हैं, चलो 2 को बाहर ले लें, 2 बाहर 3x की पावर 5/5 -6x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। 6x क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया, -2x क्यूब। और यहाँ पे 1/√2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √2 0 से √2। अब इसमें हम लिमिट प्लेस करेंगे तो 6/5 √2 की पावर 5 करेंगे तो 4√2 हो जाएगा और -4 √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2 और 1/√2 tan इनवर्स 1 दैट इज 5/4। ये आपका आंसर आ चुका है, कंप्लीट हो गया भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। मान लेते हैं कि एक फंक्शन आपके पास fx कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसका पीरियड कैपिटल T है। अब पीरियड कैपिटल T होने का मतलब है कि fx प्लस t आपको fx मिलेगा ऑल x के लिए, एंड ऑल्सो fx प्लस एन टी भी आपको fx मिलेगा जहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब ऐसे केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है फॉर पीरियोडिक फंक्शन, उसमें सबसे पहले तो आप लोग ले लें a से लेकर b तक
एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपके पास है, जहां पे एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड कैपिटल टी, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिमिट के अंदर एन टाइम्स टी ऐड कर सकते हैं लिमिट्स के अंदर। इसको प्रूव करने के लिए अपन एक काम करते हैं, x को पुट कर लेते हैं y प्लस एन टी। अगर आपने x को y प्लस एन टी, y माइनस एन टी पुट कर देते हैं, तो ऐसे केस में dx आपको मिलेगा dy, और ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो जब x आपका a है तो उस समय y होगा a प्लस एन टी, और जब x आपका b हो जाएगा तो यहाँ पे y मिल जाएगा b प्लस एन टी, और f x को लिखेंगे y माइनस एन टी, और dx को लिखेंगे बेटा dy आपको लिखना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे fy माइनस एन टी को fy लिखा जा सकता है, तो a प्लस एन टी से लेकर के b प्लस एन टी तक का इंटीग्रेशन fy dy, क्योंकि फंक्शन आपका पीरियोडिक है तो ऐसे केस में fy माइनस एन टी यानी कि जो पीरियड t का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल, वो आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास fy dy, जिसको हम चाहें तो fx dx इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल होता है वो डमी होता है, आप सभी जानते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार आप ऊपर नीचे लिमिट के अंदर n टाइम्स t जोड़ सकते हैं, जहां पे n मस्ट बी एन इंटीजर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आपको डिराइव करके दे दी है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि a से लेकर a प्लस टी अगर इंटीग्रेशन किया हुआ है तो ये 0 से लेकर के t fx के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं a से लेकर के 0 fx dx, फिर लिख देते हैं 0 से लेकर के जीरो से लेकर के t लिख देते हैं, फिर इसके बाद t से लेकर के इसको लिख देते हैं t से लेकर के t प्लस a fx dx। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एडिटिविटी काम में ली है, a से लेकर a प्लस टी जाना है तो a से 0 कर दिया, 0 से t कर दिया, और उसके बाद t से t प्लस a कर दिया, तो ये a से t प्लस a हो गया। अब इस फर्स्ट इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन बाहर लेकर के, इसमें क्या करें, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दें और 0 टू a कर दें, और ये आपका है 0 से t fx dx, और अल्टीमेटली इसमें ऊपर नीचे t हटा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि आप एन टी ऊपर नीचे जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -1 टाइम्स t इन दोनों लिमिट के अंदर जोड़ूंगा, तो ये बनेगा 0 से a fx dx। तो ये पूरा इंटीग्रल कैंसिल हो गया और आपको मिल गया 0 से लेकर के t तक fx dx इंटीग्रेशन। यानी कि a से लेकर a प्लस टी है तो उसे आप 0 से t कर सकते हैं, और अगर b से b प्लस टी है तो उसको भी आप 0 से लेकर के t कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से काम करती है ना। उसके बाद देखें, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आपके पास है 0 से लेकर के एन टी तक इंटीग्रेशन। 0 से लेकर एन टी तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे, जहां पे n कोई इंटीजर है तो n को आप आगे लेकर के 0 से t fx dx इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से प्रूव होता है। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 0 से लेकर के t, फिर उसके बाद t से लेकर के 2t fx dx, फिर उसके बाद 2t से लेकर के 3t fx dx, एंड फाइनली n-1t से लेकर के nt तक इंटीग्रेशन fx dx। अब जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा लोग, वहां पे अपन क्या करें, उस प्रॉपर्टी में ऊपर नीचे आप t का मल्टीपल हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये 0 से लेकर t तक fx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे t हटा सकते हैं, माइनस t कर सकते हैं, तो 0 से t हो जाएगा, और इस तरह से इसमें ऊपर नीचे 2t माइनस कर दें तो ये भी 0 से t हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे भी ऊपर नीचे n-1t माइनस कर दें तो ये 0 से लेकर के fx हो जाएगा, 0 से लेकर t fx इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये तो सेम ही हो गया, हर चीज सेम हो गई। कितनी टर्म्स थी बेटा, ये n टर्म्स थी, तो इसका मतलब ये सम आपको मिल जाएगा n टाइम 0 से लेकर के t fx dx। दैट मीन्स कि 0 से nt तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये n टाइम 0 से t इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। एंड इसी तरह से आखिरी एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, mt से लेकर के nt तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा n-m टाइम 0 से t fx dx। इसको भी अपन बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दें mt से लेकर के 0 fx dx और 0 से लेकर के nt fx dx। अब इस फर्स्ट वाले को तो लिखा जा सकता है 0 से लेकर के mt तक fx dx इंटीग्रेशन, और सेकंड आपके पास है 0 से nt तक fx dx इंटीग्रेशन। अब जो ऊपर प्रॉपर्टी पड़ी उसके हिसाब से 0 से mt को लिख सकते हैं आप m टाइम 0 से t fx dx, और ये जो दूसरा वाला है 0 से t n टाइम्स fx dx लिख सकते हैं, और इसमें कॉमन लेंगे तो आपको मिला n-m 0 से लेकर के t तक fx dx। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं।
तो mt से लेकर के nt तक इंटीग्रेशन हो गया n माइनस एम टाइम 0 से t एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो चलते हैं इसको प्रॉपर्टीज को हम काम में लेकर के देखते हैं। आपके पास 0 से लेकर 2025 पाई प्लस पाई बाई 4 इंटीग्रेशन है। मॉड साइन एक्स का पीरियड आप सभी जानते हैं कि पाई होता है, तो एक काम करते हैं कि अपन इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं 2025 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, फिर इसके बाद 2025 पाई से लेकर के 2025 पाई प्लस पाई बाई 4 मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है कि इसका पीरियड पाई है, तो ये 0 से लेकर एन टी काम में ले सकते हैं, तो ये तो आगे एन आ जाएगा, यानी कि 2025 आ जाएगा। तो 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद ऊपर नीचे एन टी हटा सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो यानी कि 2025 पाई रिमूव कर दें तो आपके पास बस ये रह जाएगा। और अल्टीमेटली आप जानते ही हैं कि 0 से लेकर के पाई के अंदर साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे साइन एक्स लिख दें मॉड साइन एक्स को, और 0 से पाई बाई 4 तक भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन एक्स को आप यहाँ पे भी साइन एक्स लिख देंगे। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 से पाई लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। आप इसे करके देखना, ऐसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और लिमिट जब आप प्लेस करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 1/√2। तो ये आपका आंसर होगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से 2024 इंटू 1 हो गया, यानी कि 0 से लेकर के एन टी। तो 0 से लेकर के एन टी इंटीग्रेशन होता है एन टाइम 0 से लेकर के टी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन। एंड आप सभी जानते हैं कि 0 से 1 तक अगर आप x को लेंगे तो फ्रैक्शनल x होता है x के बराबर, क्योंकि फ्रैक्शन x को हम x माइनस बॉक्स x लिख सकते हैं, और बॉक्स x 0 होता है 0 से 1 में, ये x आ जाएगा। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 हो जाएगा 0 से 1 के अंदर, और लिमिट प्लेस करने पर आपको मिलेगा 2024 हाफ माइनस 0, यानी कि 1012 आपके पास आ जाएगा। नाउ उसके बाद बढ़ते हैं 0 से लेकर के 2024 तक बॉक्स x को इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करते हैं, बॉक्स x को लिख देते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये बन जाएगा 0 से 24 x का इंटीग्रेशन माइनस 0 से लेकर 2024 फ्रैक्शनल x का इंटीग्रेशन। बॉक्स एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं था, ओके। बॉक्स एक्स पीरियोडिक नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक है। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे निकाल लिया है, ये आप प्लेस कर देंगे, और एक्स का इंटीग्रेशन आपको x² 2 मिल जाएगा, और इसे कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बाद ना उसके बाद देखते हैं -2 से लेकर के 28/5 तक जाना है। 28/5 हो गया आपका, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, ठीक है ना। 5.6 आपके पास हो जाएगा 28/5। तो -2 से लेकर 5.6। देखना कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो एक्चुअल में 1/2 है। फ्रैक्शन x का तो 1 होता है बेटा, और फ्रैक्शन ऑफ 2x का पीरियड होगा 1/2, यानी कि 0.5। तो इसका पीरियड है 0.5। एक काम करते हैं, इस लिमिट को तोड़ लेते हैं, -2 से लेकर के 5.5 तक ले जाते हैं, ओके। फिर इसके बाद 5.5 से लेकर के चले जाते हैं 5.6 तक। तो इन दोनों को लिमिट्स को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। अब 5.5 क्या है बेटा? 5.5 है 11 टाइम्स 0.5, और -2 क्या है? ये है -4 टाइम्स 0.5, -4 टाइम्स 0.5। तो ये तो mt से लेकर के nt चला गया, तो mt से nt तक इंटीग्रेशन क्या होता है? m माइनस n टाइम्स 0 से t इंटीग्रेशन। तो 0 से लेकर के 0.5 तक का इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। और यहाँ पे ऊपर नीचे एक काम करेंगे, n टाइम्स t घटा सकते हैं, तो 11 इंटू 0.5 आप यहाँ से घटा लें, और 11 इंटू 0.5 यहाँ से घटा लें। आप पीरियड का इंटीजर मल्टीपल माइनस कर सकते हैं ऊपर नीचे लिमिट्स के अंदर, तो वो हमने माइनस कर लिया है। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा? ये हो गया आपका 0, और ये 0.1 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x dx। अब आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 0.5 तक जाते हैं तो 2x 0 से 1 होता है, और 0 से 1 अगर नंबर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो इटसेल्फ होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बन गया आपके पास 15, और ये आ जाएगा 0 से लेकर के 0.5। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x को आप 2x लिखेंगे, और यहाँ पे भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x को आपको 2x ही लिखना है, क्योंकि 2x जब 0 से
0.2 तक चला जाएगा इसके अंदर तो फ्रैक्शन 2x तो 2x ही रहेगा। आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट किसी भी नंबर का 0 से 1 तक के नंबर का वो खुद होता है। तो जब आपके पास x 0 से 0.5 है तो 2x 0 से 1 हो गया, तो फ्रैक्शन 2x को 2x ही लिखा जा सकता है। अब 2x का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप लोग। ये तो हो गया x स्क्वायर 0 से लेकर के 0.5, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा 0 से लेकर के 0.1, और अल्टीमेटली आपको मिलेगा 0.25 और ये 0.01। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ गया, 15 दूनी 30 और ये बन गया 30, 15 पंजे 75, 37.5, 3.75 हो जाएगा, और ये आपका है 0.01, तो अल्टीमेटली आपका आंसर 3.76। ना उसके बाद देखें नेक्स्ट पढ़ते हैं वालीज थ्योरम। वालीज थ्योरम नहीं, मतलब वालीज थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। आई एम एन 0 से लेकर के π/2, इंटीग्रेशन का नाम क्या है, आई एम कॉमा एन। साइन के ऊपर कुछ m पावर है और कॉस के ऊपर भी कुछ n पावर लगी हुई है, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आएगा, ऊपर आपके पास m और n पावर है ना, तो यहाँ आपके पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। m-1 लिखें, दो कम करते जाएं, n-1 लिखें, दो कम करते जाएं, दोनों पावर का सम लिखें, दो कम करते जाएं, यानी कि ऊपर आपको एक कम से स्टार्ट करना है m और n में से, और नीचे सम से स्टार्ट करना है, ऊपर एक कम से और नीचे सम से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे दो कम करते करते कहां तक रुकना है, 2 या 1 आ जाए उस पर रुक जाना है, और यहाँ पे दो कम करते हुए फिर से जब 1 या 2 आ जाए वहां तक रुक जाना है। एंड सिमिलरली इसमें भी आपको करना है, और ये आपके पास है लैम्डा। अब जो लैम्डा है वो आपके पास क्या होगा, अगर mn दोनों इवन है, इवन इंटीजर है, तो लैम्डा आपका π/2 होगा, अदरवाइज आपको लैम्डा 1 लेना होगा। करेक्ट है ना? तो इस तरह से ये वालीज थ्योरम आपको हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 और 8 पावर है बेटा, 6 और 8 पावर है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, दोनों इवन पावर है तो लैम्डा π/2 होगा। ऊपर एक कम से स्टार्ट करना है और नीचे सम से स्टार्ट करना है ना, ऊपर एक कम से नीचे सम से 14 हो गया, और 5 से आगे एक दो कम करते जाएं तो फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 1 पे स्टॉप करना है। 7 के बाद आपके पास आएगा 5, 2 कम करके और 2 कम करके 3 आ जाएगा, और 2 कम करके 1 आएगा, और 14 के बाद 12, 10, 8, 6, 4, 2, और 2 पे रुक जाना है। 1 या 2 जो पहले आए उस पे आपको रुक जाना है। तो आप लोग देखें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ देता हूं इसे। 0 से π/2 तक 5 और 10 पावर लगी हुई है, तो 5 और 10 दोनों इवन नहीं है, तो लैम्डा आपका 1 हो जाएगा। और ऊपर चालू करेंगे एक कम से 4 से, 5 है तो 4 से, 10 है तो 9 से, और नीचे स्टार्ट करेंगे सम से 15 से। तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, यहीं पे रुक जाओ। 9 के बाद 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसके बाद 1, और नीचे 15 के बाद लिखना है आपको 13, 11, 9, ओके 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की होगी। वालीज थ्योरम को हमें प्रूव नहीं करना है, ये हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो आपको इसे डायरेक्टली याद रखना है। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया कि m और n पावर आपके पास है, तो आप एक कम से स्टार्ट करें m-1 और n-1 से, और नीचे सम से स्टार्ट करें, और दो कम करते जाएं ऊपर भी नीचे भी, और जब तक 1 या 2 नहीं आए रुकना मत, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, और लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, π/2 अगर mn दोनों इवन है, अदरवाइज ये 1 आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से सॉल्व करना है ना। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 0 से π/2 नहीं है। एक काम करें, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दें, x को π-x लिख दें, तो ये तो sin x ही रह जाएगा, और ये cos π-x माइनस cos x, लेकिन इवन पावर है तो ये ऐसा ही रह जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को एक काम करें, जोड़ें, तो 2i बनेगा 0 से लेकर के π-x, ये तो पूरा कॉमन दिख रहा है आपको, तो x और π-x का सम पाई हो जाएगा, sin की पावर 4x, cos की पावर 6x dx। तो i बन गया π/2, 0 से लेकर के पाई, sin की पावर 4x, cos की पावर 6x dx। अब इसमें आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाई है, अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि हमें अपर लिमिट आधी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x को π-x करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिमिट को आधा लिख सकते हैं। तो sin की पावर 4x, cos की पावर 6x dx हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, और इसके बाद आपके पास बना पाई, और 4 और 6 पावर है, तो आप दोनों इवन है, तो लैम्डा तो हो गया आपका π/2, 4 से 1 कम 3, फिर इसके बाद 2 कम करते जाना, 6 से 1 कम 5, तो 5 के बाद 2 कम करते जाना, और नीचे 10 लिखेंगे और 2 कम करते चले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं ना। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी पे हम लोग आ गए हैं, डोमिनेशन प्रॉपर्टी। डोमिनेशन प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर 3 फंक्शन
एफ जी और एच कंटिन्यूस है और जी छोटा है, एफ उससे बड़ा है, एच उससे बड़ा है, कभी कभी बराबर भी आ सकता है, तो ऐसे केस में बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे बड़ा होगा, छोटे का छोटा ही रहेगा, और जो बीच में आ रहा है उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो जो जितना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है उसका इंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा बड़ा आ जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ सकती अगर यहाँ पे हमेशा के लिए इक्वालिटी नहीं आती है। तो अगर एक बार भी इस जगह पे लेस देन का साइन होल्ड कर जाए तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ लेस देन ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक बार भी लेस देन का साइन सेटिस्फाई हो जाए तो यहाँ लेस देन आता है, इक्वल नहीं आता है। तो आप लोग को ये चीज समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सपोज करें कि एक स्पेशल केस में आपके किसी फंक्शन f(x) का मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है और कैपिटल वैल्यू कैपिटल M उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर स्मॉल m मिनिमम है, मैक्सिमम कैपिटल M है, x बिलोंगिंग टू a से लेकर के b में, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके। क्योंकि आपको पता है कि अभी डोमिनेशन प्रॉपर्टी पड़ी है, बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा होता है, छोटे का इंटीग्रेशन छोटा ही आ रहा है। ये आपको मिल गया a से लेकर के b तक f(x) का इंटीग्रेशन, और ये कैपिटल M बाहर आ जाएगा और x इंटीग्रेशन आएगा, और प्लेस करेंगे लिमिट तो b माइनस ए आ गया, और यहाँ पे भी आप करेंगे तो m b माइनस ए आ जाएगा। यानी कि फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके बराबर हुआ, फंक्शन का इंटीग्रेशन स्मॉल m b माइनस ए से लेकर के कैपिटल M b माइनस ए के बीच में रहेगा। अब इसमें आप लोग देखना कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हमें सॉल्व करना है। या अगर i है ये, तो आपको बताना है कि i का वैल्यू 3ln16 से तो बड़ा होगा और 3ln20 से छोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो इसको नोटिस करते हैं। ये आपको हो गया x-2 का स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं इस फंक्शन का वैल्यू x² माइनस 4x प्लस 20 पे डिपेंड करेगा। इसको लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर प्लस 16। जब आप x को 1 से लेकर के 4 तक लेकर के जाएंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर x को 1 से लेकर के 4 तक ले जाएंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये स्क्वायर मैक्सिमम हो जाए। आप देख सकते हैं कि x 1 से 4 है तो x-2 क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा -1 से लेकर के 2 तक। तो सबसे बड़ा स्क्वायर उसका आता है जो ओरिजिन के नजदीक होता है। तो यहाँ से अपन x-2 को देख सकते हैं कि x तो आपका है 1 से 4, ओके। तो x-2 क्या होगा, -1 से लेकर के 2, तो x-2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 से लेकर के 4 आ जाएगा, और जिससे आप लिख सकते हैं कि x-2 का स्क्वायर प्लस 16 कितना हो गया, ये आपको मिल गया x-2 का स्क्वायर प्लस 16 आपको मिल गया 16 से लेकर के 20 के बीच में। अब आप कर लें इसका log टू द बेस e ln x-2 का स्क्वायर प्लस 16, ये आपको ln20 से लेकर के ln16 से लेकर के ln20 के बीच में मिलेगा। अब अपन दोनों तरफ तीनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने करके आपको बताया है, यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ बताया वैसे आपको इसे करना है। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बीच में तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा, i मिल जाएगा इंटीग्रेशन, और इधर क्या बनेगा, ln16 का इंटीग्रेशन 4 से 1 से 4 करेंगे तो 3 टाइम्स ln16 आ जाएगा, और उधर 3 टाइम्स ln20 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह